हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं जावा स्क्रिप्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। और अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए प्लान कर रहे हो तो एक राइट डिसीजन है। अब जॉब कैसे कर मिलेगी और इंटरव्यूज़ क्रैक कैसे होंगे, उसके लिए आज मैं टॉप 10 क्वेश्चंस कवर करूँगा जो कि रिलेवेंट हैं 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन जावा स्क्रिप्ट। आप इस वीडियो को एज ए मॉक इंटरव्यू भी ट्रीट कर सकते हो। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सुनना है, वीडियो पॉज करना है, अपने आंसर को सोचना है और फिर मेरे आंसर से अपना आंसर कंपेयर करना है। ठीक है, मेरे आंसर को सुन के। ठीक है। हे, माय नेम इज़ हैप्पी एंड आई हेल्प कैंडिडेट्स इन क्रैकिंग जावा स्क्रिप्ट इंटरव्यूज़। कैसे? मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ करियर गाइडेंस से रिलेटेड, जावा स्क्रिप्ट जॉब से रिलेटेड और भी बहुत सारे। तो अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो, लेटेस्ट वीडियोस को, तो प्रेस करो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। What is the difference between get element by ID, get elements by class name and get elements by tag name? तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है भाई, कब कौन सा यूज़ करना है और क्या पर्पस है, ये जल्दी से समझते हैं। तो पहले तो आपको ये पता है ना कि ये सिलेक्टर्स हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये एक हमारी HTML है, बहुत ही सिंपल सी। ये हमारा बॉडी है और जैसा कि मैंने बताया था कि सॉरी इस बताया नहीं था वैसे तो इसमें जो बॉडी है ये, और इसमें कुछ एलिमेंट्स है, लाइक ये डिव एलिमेंट है और ये भी डिव है, ये पैराग्राफ एलिमेंट है और इसका क्लास माय क्लास है, इसका भी क्लास माय क्लास है, राइट। इसका भी क्लास माय क्लास है, सबका क्लास माय क्लास है। ठीक है। अब आपको एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं इनमें से कुछ। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें हम डॉक्यूमेंट, डोम को रिप्रेजेंट करता है, सबसे रूट लेवल का एलिमेंट होता है डॉक्यूमेंट। उसके हम सर्च करेंगे उसमें कि सॉरी गेट एलिमेंट बाय आईडी माई डिव। तो माई डिव जो यहाँ पे HTML में ये माई डिव, राइट, ये रेफरेंस इसका किस में चला जाएगा, एलिमेंट बाय आईडी में। और फिर जब हम उसका इनर HTML प्रॉपर्टी से लॉग करेंगे इसको, तो आउटपुट ये जो इनर HTML ये था 1, तो ये यहाँ पे लॉग हो जाएगा। ये तो था गेट एलिमेंट बाय आईडी, द सिंपलेस्ट वन। उसके बाद हमारे पास आता है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। यू कॉल बिल्कुल वैसे ही करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, बट यहाँ पे पैरामीटर में आईडी की जगह जो है क्लास आपको पास करनी है। अब क्लास नेम माई क्लास है, तो यहाँ पे आप देखो 3 क्लास है, तीन एलिमेंट्स हैं माई क्लास के, 1 2 3, राइट। तो ये 1 2 3 ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स में आ जाएंगे। ठीक है। और ये जो है HTML कलेक्शन हो जाएगा, ये जो एलिमेंट्स है। ठीक है। अब ये HTML कलेक्शन एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट होता है, मैंने एरेज में एक्सप्लेन किया था इसे। ये एरे की तरह होता है बट एरे नहीं होता है। ठीक है। तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम ने क्या किया, इसने यहाँ पे ऊपर लिखा भी है मैंने, सिलेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स दैट शेयर द सेम क्लास नेम। ठीक है। सेम क्लास नेम व्हाट, माय क्लास। और मल्टीपल एलिमेंट्स, जबकि गेट एलिमेंट बाय आईडी तो सिंगल एलिमेंट को करता है बस। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आपको मल्टीपल एलिमेंट्स का रेफरेंस मिला। अब उन रेफरेंस को हम गेट कैसे करें, उसके लिए हमें एक लूप लेना पड़ेगा। और i=0 से स्टार्ट करके एलिमेंट्स डॉट लेंथ। अब मैंने बताया था कि ये एलिमेंट्स क्या है, HTML कलेक्शन आया है हमारे पास एक, जो कि एरे लाइक ऑब्जेक्ट है, जिसमें लेंथ तो प्रॉपर्टी तो है एरे जैसे, बट बहुत सारी ऐसे मेथड्स हैं एरे के जो इसमें नहीं है। ठीक है। तो फाइनली कंसोल डॉट लॉग में आप इस तरीके से एज ए इंडेक्स ऑफ टेक्स्ट कंटेंट उसका लॉग कर सकते हैं। तो पहले 1 था, फिर 2 था और 3, अगर आप HTML में देखेंगे तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे लॉग हो जाएंगे। तो ये क्या था हमारा गेट एलिमेंट्स। रिमेंबर, पहला गेट एलिमेंट बाय आईडी था, बट ये एलिमेंट्स है। नाउ जो तीसरा है वो है गेट एलिमेंट्स, अगेन द S इज़ वेरी क्रिटिकल हेयर, बाय टैग नेम। सेम लाइक क्लास नेम, यहाँ पे हम क्लास की जगह टैग पास करेंगे। और हमारा HTML अगर देखें तो हमारे पास 2 डिव टैग हैं, एक पहला और एक दूसरा, तीसरा जो है वो पैराग्राफ है, राइट। तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स टैग में पहले 2 एलिमेंट का HTML कलेक्शन आ जाएगा, जिसको हम फिर एज ए फॉर लूप यूज़ करके और फिर लॉक कर देंगे ऐसे
1 और 2। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल था। मेन डिफरेंस ये था कि एक तो गेट एलिमेंट बाय आईडी में एक होता है एलिमेंट, इसमें बाकी में दोनों में दो होते हैं, सॉरी मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो ये था इन तीनों में डिफरेंस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंडीशंस इन स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट? तो भाई कंडीशंस होती क्या हैं? कंडीशंस मतलब जिनका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स निकलता है। कंडीशन 1 इवेल्युएट हुई, ट्रू हुआ तो ऐसा कर दो, फॉल्स हुआ तो कंडीशन 2 चला दो। कंडीशन 2 का रिजल्ट हमेशा फॉल्स हुआ तो ऐसा ट्रू। मतलब कंडीशन कोई भी बोले तो आप समझ जाना कि ओ अच्छा, रिजल्ट जो है ट्रू या फॉल्स रहेगा। तो कितनी टाइप की कंडीशन है? 3 टाइप की कंडीशन होती है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, इफ एल्स, टर्नरी ऑपरेटर और स्विच स्टेटमेंट। पहले इफ एल्स को एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। कुछ इस तरीके की होती है, मुझे लगता है मोस्टली पता ही होता है सबको। x5 है, इफ़ x ग्रेटर देन 10, x हमारी वैल्यू क्या है 5 सेट कर रखी है, ग्रेटर देन 10, तो ये इफ़ ब्लॉक में चला जाएगा। बट x तो 5 है, छोटा है तो नहीं, तो x लेस देन 5 तो एल्स इफ ब्लॉक में चला जाएगा। बट अगेन x तो 5 है, छोटा भी नहीं है, तो क्या होगा, एल्स ब्लॉक जो लास्ट होता है उसमें चला जाएगा और आउटपुट हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा। तो इफ़, एल्स इफ और फिर एल्स, इस तरीके के मल्टीपल एल्स इफ हो सकते हैं हमारे पास। तो कभी भी इफ़ जो स्टेटमेंट्स होती है उसमें इफ़ तो सिंगल कंडीशन होती है जो इफ़ होता है, उसके बाद हमारे पास मल्टीपल एल्स इफ हो सकते हैं कि भाई एल्स इफ ये हो जाए तो एल्स इफ ये हो जाए तो एल्स इफ, तो मल्टीपल हो सकते हैं, उसके बाद सिंगल एल्स होता है। ठीक है, ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में अगेन हम वेरिएबल की वैल्यू सेट करते हैं y इक्वल टू 20 सपोज। उसके बाद हम एक ही लाइन में चेक करते हैं कि कंडीशन ये y इज़ ग्रेटर देन 10 विच इज़ यस बिकॉज इट इज़ 20। तो हम जो क्वेश्चन मार्क यूज़ के जो पहला रिजल्ट होता है, पहला ऑपरेटर होता है, उसको सेट कर देते हैं वैल्यू z की। ओके, तो z को लॉक करेंगे तो व्हेन वैल्यू आ जाएगी। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है, फॉर एग्जांपल हमारा y यहाँ पे 20 ना होके 5 होता, तो हमारा जो आउटपुट होता वो सेकंड, मतलब जो कोट्स के बाद कॉलन के बाद सॉरी जो वैल्यू होती है 0, वो होती है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो ये था हमारा टर्नरी ऑपरेटर। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है स्विच ऑपरेटर, नो सॉरी स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम एक वैल्यू या कोई भी a इक्वल टू 5 असाइन कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि स्विच कीवर्ड का यूज़ करके उस वैल्यू को, a को, वेरिएबल को वहाँ पास करते हैं और फिर केस बाय केस चेक करते हैं इस वेरिएबल के साथ। फॉर एग्जांपल a5 था, अब हम चेक करेंगे कि केस 1 बट ए तो 5 है, तो ये केस जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये बोल रहा है कि केस 1 के केस में क्या होगा, 5 का केस इसे पता नहीं। फिर ये बोलता है कि केस 5, बोलोगे यस भाई केस तो ए तो 5 था और ये केस भी 5 ही है, तो हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। अगर अब यहाँ पे हमें ब्रेक यूज़ करना पड़ता है। ब्रेक इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ब्रेक हो जाए, अगर ब्रेक नहीं करोगे तो उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो बी केयरफुल, ब्रेक का ये यूज़ है। और अगर आपका कोई भी केस सेट नहीं हो रहा है, मतलब केस सपोज 7 है तो 1 भी नहीं था, केस 2 भी, 5 भी नहीं था, तो फिर हमारा डिफ़ॉल्ट केस रन होता है जहाँ पे हमारा ये 3 सेट हो जाता है आउटपुट, अगर इन केस के ए। तो इन तीनों को हमें पता तो चल गया कि ये तीनों टाइप की कंडीशंस होती हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कब कौन सी कंडीशन यूज़ करनी है हमें। ठीक है, मतलब कब हमें इफ एल्स करना है, कब टर्नरी करना है, कब स्विच स्टेटमेंट हमारी रियल एप्लीकेशंस में, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपने मेरे नेवर गिव अप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है तो एक्सेप्ट कर लो। अपने आप से प्रॉमिस करो और एक कमिटमेंट कर लो कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितने भी रिजेक्शंस फेस करने पड़ें, बट यू विल नेवर गिव अप अंटिल यू क्रैक द इंटरव्यू। ये मेरा खुद का ओन स्ट्रगल स्टोरी है जब भी मैंने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया है। एक्सेप्ट दिस चैलेंज बाय राइटिंग नेवर गिव अप इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ।
ट्रस्ट मी, जैसे ही आप लिखोगे आपके अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन फील होगा आपके गोल के लिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पुश एंड कॉनकैट मेथड्स ऑफ एन एरे? पुश एंड कॉनकैट्स, पहले तो कभी भी कोई डिफरेंस पूछता है तो हमें पहले सिमिलैरिटी पता होनी चाहिए उसके बारे में, क्योंकि तभी डिफरेंस मैटर करता है, अदरवाइज क्यों पूछ रहा है कोई डिफरेंस, राइट? तो एरे मेथड्स फॉर एडिंग एलिमेंट्स, कौन कौन से ऐड एलिमेंट करने हैं एक एग्जिस्टिंग एरे में, तो दो मेथड यूज़ होते हैं, पुश एंड कॉनकैट। अब इसमें अगर हम पुश मेथड देखें तो सपोज़ हमारे पास इस तरीके से एक एरे है, दो एलिमेंट हैं उसमें और हमें दो एलिमेंट और ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल 3 एंड 4। तो पुश मेथड यूज़ करेंगे और पुश मेथड जो है एग्जिस्टिंग एरे, जो हमारी एरे 1 थी उसके लास्ट में दो एलिमेंट और ऐड कर देगा, सिंपल। तो डेफिनेशन भी कुछ इस तरीके से है कि पुश विल मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे इटसेल्फ बाय एडिंग न्यू एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द एरे। ठीक है, तो ये तो मैंने कंप्लीट डेफिनेशन बताई, बट यहाँ पे जो लिखा है कि ये डिफरेंस है फ्रॉम कॉनकैट। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉनकैट में के केस देखें तो हमारे पास सपोज एक एरे है 5 6 की। अब हम इसमें कॉनकैट मेथड यूज़ किया, सो एरे 2 में एरे 2 डॉट कॉनकैट करके दो एलिमेंट्स ऐड करने की कोशिश करी और फिर हमने वो जो एरे बनी इससे, इसको हमने एरे 3 में असाइन कर दिया। तो एरे 3 आ गया हमारे पास, यहाँ पे लॉक किया तो 5 6 7 8। तो जो न्यू एरे जो क्रिएट हुई है, ध्यान रखना न्यू एरे क्रिएट हुई है, 5 6 7 8 आ गया है उसमें, बट ये भी वही काम कर रहा है जो कि पुश ने किया, लास्ट में एलिमेंट ऐड कर रहा है। बट डिफरेंस ये था कि जो एग्जिस्टिंग जो एरे 2 थी, जो ऊपर एरे 2, वो इसमें ओरिजिनल एरे इज़ नॉट मॉडिफाइड, वो 5 6 ही रही, वो चेंज नहीं हुई है यहाँ पे। ये पुश के केस में अगर आप देखें तो हमारी एरे 1 लास्ट में चेंज हो चुकी है यहाँ पे, ओके, जब लॉक किया तो ये नई एरे बन चुकी थी, बट इसमें चेंज नहीं हुई, ओरिजिनल एरे 5 और 6 ही रही। तो ये था डिफरेंस, कॉनकैट मेथड विल क्रिएट द न्यू एरे एंड नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे डिफरेंसेस होते हैं, पता है होना जो है होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। What is the difference between named and anonymous functions? When to use what in applications? तो नेम्ड फंक्शन तो हमें पता ही है और अगर हम कोड देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है नेम्ड फंक्शन। नेम्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने उसका नाम दिया हुआ है फंक्शन का सम, ओके, और हम इसको सिंपली इस तरीके से कॉल कर लेते हैं, आउटपुट भी मिल जाता है, कुछ भी मतलब अजीब नहीं है इसमें, वेरी सिंपल। आपको पता है नेम्ड फंक्शन हैव ए नेम आइडेंटिफायर, नाम होता है इनका, ठीक है। अब हम देखते हैं एनोनिमस फंक्शन, वो होता है कुछ इस तरीके से। होता क्या है उसमें, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कंसोल लॉग डॉट लॉग के अंदर ही डायरेक्ट कॉल कर दिया है, तो ऐसा पॉसिबल है, ओके। कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, वो प्रिंट हो जाएंगी, ओके। तो यहाँ पे हमने फंक्शन कीवर्ड का यूज़ किया है, पर उसके बाद आप देख रहे हो कोई नेम नहीं है यहाँ पे, मतलब ये जो बीच में जैसे यहाँ पे नेम था सम, तो कोई भी नेम नहीं है। और उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट्स में जो पैरामीटर्स सेट कर दिए हैं और उसके बाद ऑपरेशन भी कर दिया है मल्टीप्लाइड बाय बी, और पैरामीटर्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 4 और 5, तो फाइनली हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस डिफरेंस ये था कि कोई नेम नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, एनोनिमस फंक्शंस डू नॉट हैव ए नेम आइडेंटिफायर, ओके, जैसे कि नेम्ड फंक्शंस में होता है, एंड कैन नॉट बी रेफरेंस डायरेक्टली बाय नेम। तो अगर नेम्ड फंक्शन में देखोगे तो इस तरीके से आपने फंक्शन को कॉल किया था, राइट, सम, इस तरीके से, बट एनोनिमस फंक्शंस को हम ऐसे कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, हम वहीं के वहीं यूज़ कर लेते हैं, वो ऐसे मल्टीपल जगह से कॉल नहीं हो सकते हैं। जैसे ये कंसोल डॉट लॉग में हमने यहीं के यहीं यूज़ कर दिया इसको, ठीक है, केवल एक जगह हमें ज़रूरत पड़ी इस फंक्शन की, तो हमने इसको कोई नेम नहीं दिया, विदाउट नेम ही डायरेक्टली यूज़ कर लिया। तो अब हमारे आते हैं डिफरेंसेस, कौन सा कब यूज़ करना चाहिए। नेम्ड फंक्शन की बात करें तो यूज्ड नेम्ड फंक्शन फॉर बिग एंड कॉम्प्लेक्स लॉजिक। तो अगर तो आपको लगता है कि बहुत ही बड़ा आपका फंक्शन होने वाला है, तो बेटर है कि उसको एक नाम दे दीजिए, तो समझने में क्या होती है, ईजी होती है, मतलब रीडेबल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप
तो इस केस में अगर नाम नहीं देंगे तो वो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है। तो फिर नाम देना इज़ ए बेटर ऑप्शन। ठीक है। दूसरा हमारा यूज़ है नेम्ड फंक्शन का, व्हेन यू वांट टू रीयूज वन फंक्शन एट मल्टीपल प्लेसेस। और ये मेन जो ज़रूरत है वो है नेम्ड फंक्शन की। रीयूज़ करना है आपको, यहाँ पे कॉल किया आपने सम, फिर आपको मल्टीपल जगह पे इस जो सम फंक्शन आपने नेम्ड बनाया है इसको मल्टीपल जगह पे यूज़ करना है। तो नेम्ड, तो अनोनिमस दे नहीं सकते जैसा कि मैंने बताया था, राइट। नेम्ड देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि एनोनिमस फंक्शन की कब ज़रूरत पड़ती है। पहली ज़रूरत है जब आपका एनोनिमस फंक्शन फॉर स्मॉल लॉजिक्स, बहुत ही स्मॉल लॉजिक है, ठीक है। आपको पता है कि सिंपली देख ही लग ही रहा है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं कॉम्प्लेक्स। तो स्मॉल लॉजिक्स के लिए एनोनिमस फंक्शन अच्छा है, क्योंकि नेम दे के फिर वो कोड बड़ा हो जाएगा, राइट। भले ही वो सिंगल वर्ड नाम दे रहे हो आप, बट वो कोड जो है बड़ा हो जाएगा और आपको फिर उसको कॉल करने के लिए भी अलग से कॉल करना पड़ेगा, जैसे डायरेक्टली कॉल नहीं होगा वो, ठीक है। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है एनोनिमस फंक्शन का वो ये है, व्हेन यू वांट टू यूज़ ए फंक्शन इन ए सिंगल प्लेस। तो ये देख रहे थे आप, सिंगल प्लेस पे यूज़ किया। अब अगर आपको इस फंक्शन एनोनिमस फंक्शन को दूसरी जगह पे यूज़ करना है तो दोबारा से आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको जैसे हमने नेम्ड में मेथड का नाम लिख के कॉल कर देते हैं, वैसे नहीं हो पाएगा इसके साथ। तो सिंगल प्लेस में करना है और स्मॉल लॉजिक है तो एनोनिमस ठीक है, अदरवाइज हमारा नेम इज़ द बेस्ट बेट फॉर अस। ठीक है, दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट आर एरो फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ इट्स यूज़। अगर कोई बोले ना कि एक क्वेश्चन अगर तुम्हें याद करना है फंक्शन में एक, तो वो होगा एरो फंक्शन। अगर एरो फंक्शन नहीं पता तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल हर जगह एरो फंक्शन होते ही होते हैं, हर कोड में, हर एप्लीकेशन में, क्योंकि ये बहुत ही सिंटैक्स को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसलिए ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हर जगह यूज़ होते हैं। तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज़ कर लेते हैं, और अगर नहीं आता है तो आज पक्का आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए, तो पहले तो ये एक एरो फंक्शन में एक होता है राउंड ब्रैकेट्स और एक होता है करली ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स में तो हम पैरामीटर्स पास करते हैं, और करली ब्रैकेट्स में हमारी जो फंक्शन की बॉडी होती है, ओके, जो कोड एग्जीक्यूट होना है, जो करली ब्रेसेस के अंदर, नॉर्मल फंक्शन में भी करली ब्रेसेस के अंदर जो कोड होता है, फंक्शन बॉडी जिसे कहते हैं, सेम एरो फंक्शन में। तो फॉर एग्जांपल हमारा ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच, ये एक नेम्ड फंक्शन है, और ये एक फंक्शन कीवर्ड यूज़ कर दिया, पैरामीटर इस तरीके से पास कर दिए, और रिटर्न कीवर्ड के साथ यहाँ पे हमारी बॉडी हो गई, राइट। और कुछ इस तरीके से कॉल कर दिया। तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। अब सेम चीज़ को हम एरो फंक्शन यूज़ करके भी अचीव कर सकते हैं, एंड विद वेरी लाइक 1 और 2 लाइन्स ऑफ कोड, और लाइक दिस। ये सेम चीज़ हमने कर दी है, इसको एरो फंक्शन यूज़ किया है इस बार। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा अब। यहाँ पे हम x और y जो है सेम पैरामीटर हमने जैसे यहाँ पास किए थे, यहाँ कर रहे हैं राउंड ब्रैकेट्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो है एक ये एरो ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। और फिर हमारी ये फंक्शन बॉडी हो गई उसके बाद। अब ये ध्यान रखना कि भाई बहुत बड़े बड़े फंक्शंस में एरो फंक्शंस यूज़ नहीं होगा, जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा होती है उनको हम नॉर्मल तरीके से ही ट्रीट करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। ये हमारा तब होता है जब हमारा छोटी सी बॉडी हो, ठीक है। तो अब समझ गया, एक्स और वाई पैरामीटर थे और यहाँ फंक्शन बॉडी और ये एरो ऑपरेटर, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आएगा इस फंक्शन बॉडी में एग्जीक्यूट होने के बाद, तो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे रिटर्न लिखा था ना, ये रिटर्न भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती अगर तो सिंपल है, मतलब एक्स प्लस वाई। अगर कॉम्प्लिकेटेड कोड है यहाँ पे तो लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो रिटर्न कीवर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और जो रिज़ल्ट था वो ऐड में असाइन हो जाएगा, ऐड वेरिएबल में। फंक्शन एक्सप्रेशन को का यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल को। और लाइक दिस ऐड 5 3 आप इस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 5 और 3 पास हुए एज ए पैरामीटर एक्स एंड वाई, और फिर वो 5 + 3 का हो गया 8 आउटपुट। तो ये था हमारा सिंपल एरो फंक्शन। ये आना बहुत ही ज़रूरी है फंक्शंस के लिए। तो इन शॉर्ट अगर हम डेफिनेशन देखें, तो एरो फंक्शंस ऑल्सो नोन एज फैट एरो फंक्शंस, ठीक है। पहले इन्हें फैट एरो फंक्शंस कहा जाता था, अब एरो फंक्शंस ही कह देते हैं। इज़ ए सिंपलर एंड शॉर्टर वे फॉर डिफाइनिंग फंक्शंस इन जावा स्क्रिप्ट।
दैट्स इट, सिंपल एंड स्वीट। हाय फ्रेंड्स, एक छोटी सी नोटिफिकेशन है। ये वीडियो जो है वो पार्ट है मेरे फुल कोर्स का टॉप 300 जावा स्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, जिसमें मैंने HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप भी कवर किया है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 300, इनकी PDF बुक भी मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इन कैंडिडेट्स की जगह की तरह जिन्होंने इंटरव्यू अपने क्रैक करे हैं उस कोर्स के थ्रू, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं कोई क्वेश्चन, तो भी आप उस कोर्स को रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज नो प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू। व्हाट आर कॉल बैक फंक्शन, व्हाट इज़ इट्स यूज़। तो ये कॉल बैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत इंटरव्यूज़ में पूछा भी जाता है ये। तो ये एक तरीके से फंक्शन का नेक्स्ट लेवल है। अभी तक हमने जो कवर किया वो बेसिक्स था, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट लेवल है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट लेवल है ये फंक्शन का। तो अभी तक हमने इस तरह के नेम्ड फंक्शन देखे थे। सपोज़ ये एक फंक्शन है हमारे पास ऐड करके, और इसमें हम दो पैरामीटर x और y पास कर रहे हैं और रिज़ल्ट कुछ प्लस करके रिटर्न कर रहे हैं रिज़ल्ट, सिंपल राइट। अब हम इसको कॉल करेंगे ऐड मेथड को किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये देख रहे हैं आप, ए और बी को वैल्यू सेट करके और इस तरीके से हमने ऐड मेथड को कॉल कर दिया, और जो रिज़ल्ट आया x प्लस वाई उसको इसको असाइन कर दिया, तो 3 + 5 8 रिज़ल्ट आ गया डिस्प्ले। तो इन शॉर्ट हमने क्या किया, हमारे पास एक ऐड मेथड था, उसने कुछ ऑपरेशन करके रिज़ल्ट रिटर्न किया, और वो हमने ये इस लाइन से डिस्प्ले कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्ले। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है, जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं उसमें डिस्प्ले का जो ये सिंगल लाइन का कोड है ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है। मतलब खाली डिस्प्ले का नहीं, और भी जो बहुत सारे कोड होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो और वहाँ पे हमें तो अब ये समझते हैं हम कि हम भी ये समझ लेते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले में का कोड है वो 8-10 लाइन का कोड होगा और वो बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको एक मेथड में रख लेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारा डिस्प्ले मेथड को हम कॉल करेंगे। अब बॉडी में अभी दिखाता हूँ इस डिस्प्ले मेथड की, पर हम डिस्प्ले मेथड को इस तरीके से कॉल करेंगे। इसमें जो पहले दो हैं 10 और 5, ये तो x एंड y ही हैं, राइट। और ये जो तीसरा है ये क्या है, ये ऐड, ये है हमारा मेथड का नाम। तो ये एक मेथड है, ओके। अब जब इसकी बॉडी अगर हम देखते हैं डिस्प्ले मेथड की, तो वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे x और y तो पैरामीटर्स हैं, और ये जो ऐड था ये हमारा ऑपरेशन था। इसको हम बहुत टाइम कॉल बैक भी लिख देते हैं लोग, बट मैंने ऑपरेशन लिखा है, कॉल बैक भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मेथड को एज ए पैरामीटर पास किया है, राइट। ये ऑपरेशन मेथड है, इसको एज ए पैरामीटर पास किया है, इसलिए इसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब जो पास किया है, अब इसको इस तरीके से हम कॉल भी कर सकते हैं, इस जो कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। और फिर इसका रिज़ल्ट लेके इसको रिज़ल्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, और बहुत चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये था एक सिंपल यूज़ एक कॉल बैक का। डेफिनेशन अगर देखें तो ए कॉल बैक फंक्शन इज़ ए फंक्शन दैट इज़ पास्ड एज एन आर्गूमेंट टू अनदर फंक्शन, राइट। तो एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ये डिस्प्ले कॉल किया था हमने यहाँ पे नीचे, तो ये जो पास करते हैं इनको आर्गूमेंट्स कहते हैं, और जब रिसीव करते हैं यहाँ पे बॉडी में तो पैरामीटर्स कहते हैं। तो ये आर्गूमेंट और पैरामीटर का डिफरेंस था, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉल बैक फंक्शन क्या है, विच इज़ पास्ड एज एन आर्गूमेंट टू अनदर फंक्शन, राइट। तो क्योंकि ऐड खुद में एक फंक्शन है, और ये अनदर फंक्शन जो कि डिस्प्ले है उसमें एज ए आर्गूमेंट पास हुआ है, राइट। अब बात ये आती है कि भाई इसका एक यूज़ क्या क्या हो सकता है, मतलब क्यों हमने ऐसे किया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया सिस्टम, राइट, डिस्प्ले करने के लिए। पहले तो ये बड़ा आसान सा था, अब ये जो है ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्यों कर दिया इसको। क्यों इसलिए किया है क्योंकि कल को, अभी तो आपका ऐड एक मेथड है यहाँ पे, राइट, बट कल को आपके चलो एक हायर ऑर्डर फंक्शन हो, मैं बाद में बताता हूँ, मैं भूल गया। बेसिकली जो मैं क्विकली बता देता हूँ कि जिसमें कॉल बैक फंक्शन को हम जिस फंक्शन अनदर फंक्शन में पास करते हैं एज एन आर्गूमेंट, उस फंक्शन को हम हायर ऑर्डर करते हैं। तो जो तो एज ए आर्गूमेंट गया वो तो ऑपरेशन, वो हमारा कॉल बैक हो गया, और जिसमें गया जो कि डिस्प्ले है वो हायर ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब पहले की बात पे आते हैं कि हाँ, कि हमने ऐसा किया क्यों, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों किया सिस्टम। वो इसलिए किया क्योंकि अभी तो हमारे पास एक सिंगल ऐड मेथड है,
बट कल को हमारे पास ऐसे बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं लाइक मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, जिनका रिजल्ट हमें डिस्प्ले करना हो, राइट। तो ऐसे में देखिए, अगर आप किस तरीके से कॉल बैक यूज़ करके, नहीं तो आपको कंसोल डॉट लॉग बार बार लिखना पड़ेगा, राइट। तो सबका जो रिजल्ट सेट है आपने उसको एक सिंगल मेथड बना के यूज़ कर लिया। तो डैट इज़ द सिंप्लिसिटी विच कॉल बैक प्रोवाइड। अभी आपको लग सकता है कि अगर आप थोड़ा नए हैं कि तो कि ऐसा बहुत कम यूज़, पर बड़ी एप्लीकेशंस में ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है ताकि कोड रीडेबल रहे, छोटा रहे, इजी टू अंडरस्टैंड रहे। ओके, तो डैट इज़ द होल स्टोरी अबाउट द कॉल बैक फंक्शंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल? अब ये भी सिलेक्टर्स ही हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे जो हमारा एचटीएमएल है, जो हमारा डोम है, उससे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करवा रहे हैं हमें, ठीक है। तो एक कोड देखते हैं यहाँ पे, एचटीएमएल सिंपल। हमारे पास 3 डिव हैं, ये तीनों में क्लासेस है, माय क्लास, और इनका जो इनर एचटीएमएल कह लो या टेक्स्ट कंटेंट कह लो, वो ये है एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, ठीक है। अब जो है पहले हम क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करेंगे इस एचटीएमएल के एलिमेंट्स में से एलिमेंट सिलेक्ट करने के लिए, और वो होगा कुछ ऐसे। तो डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे क्योंकि डोम का ये रूट एलिमेंट है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मेथड को कॉल करेंगे और पास करेंगे डॉट माई क्लास। ये फॉर्मेट है, क्लास के साथ डॉट जाता है, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर में। ये हमें क्या करेगा? आप बोलोगे सारे के सारे एलिमेंट दे देगा, नहीं, ये रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट जो मैच करेगा माई क्लास को, ओनली द फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ ये जाएगा डोम में, डॉक्यूमेंट में, और देखेगा माई क्लास का ये मिलेगा इसको पहला, तो ये एलिमेंट 1 को रिटर्न कर देगा, फर्स्ट एलिमेंट ओनली, और वो आउटपुट हो जाएगा। तो ये है क्वेरी सिलेक्टर। अब बोलोगे तो फिर सारे एलिमेंट कैसे सिलेक्ट होते हैं? वो होते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड से। सेम कोड है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज़ कर लिया है यहाँ पे, और डॉट माई क्लास अगेन। अब यहाँ पे जो है सिंगल एलिमेंट नहीं आएगा, क्या आएगा? HTML कलेक्शन, ठीक है, जो कि एक मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे जिसमें, और जिनको एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, फॉर ईच लूप की मदद से। अब यहाँ पे एक एक एलिमेंट पास हुआ और उनका एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, ये जो मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और एलिमेंट 3। आप चाहे तो फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, या फॉर ईच मेथड, मैंने जस्ट कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी है, बट फॉर लूप करके भी आपको सेम ही रिजल्ट मिल जाएगा। एंड ऑफ द डे आपको क्वेरी सिलेक्टर ऑल जो है वो रिटर्न ऑल द मैचिंग एलिमेंट्स एज पर द कंडीशन, जो कि है माई क्लास। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनर एचटीएमएल एंड टेक्स्ट कंटेंट? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एलिमेंट है हमारी HTML में, वो है माई एलिमेंट 1 और माई एलिमेंट 2। अब इनके जो प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना इन एलिमेंट्स में, इन एलिमेंट्स का जो ये टेक्स्ट कंटेंट है इसको मॉडिफाई करना, तो ये सब मॉडिफिकेशन के लिए हमारे पास ये डोम मेथड्स फॉर मॉडिफाइंग एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ये सारे के सारे मेथड और प्रॉपर्टीज़ हैं। इस क्वेश्चन में जो हम बात करने वाले हैं वो हैं टेक्स्ट कंटेंट और इनर HTML की, राइट। तो पहले टेक्स्ट कंटेंट को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो पहला एलिमेंट था ये वाला, इसका रेफरेंस लिया यहाँ पे एलिमेंट 1 में, राइट, गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड का यूज़ करके, ठीक है। हमने यहाँ पे पैरामीटर में माई एलिमेंट 1 पास किया था, आईडी थी जो कि पहले एलिमेंट की, और यहाँ पे फिर इस रेफरेंस वाले में हमने टेक्स्ट कंटेंट सेट कर दिया, क्या, ये, ठीक है। तो अब जो इसका कॉन्टेक्स्ट कंटेंट है ये हेलो से बदल के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम टेक कंटेंट हम इनर HTML से यूज़ करके करेंगे। तो माई एलिमेंट 2 के लिए, वो माने एलिमेंट 1 के लिए क्या था, ये अब माई एलिमेंट 2 के लिए हम इसका पहले रेफरेंस लेंगे एलिमेंट 1 में, और फिर इसका इनर HTML सेट करेंगे ये। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये टेक्स्ट कंटेंट था, ये इनर HTML था। डिफरेंस ये है कि टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू असाइन प्लेन टेक्स्ट टू एलिमेंट। ये जो टेक्स्ट है जो कि थोड़ा सा HTML भी है इसमें, बट अगर आप टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं तो ये प्लेन टेक्स्ट कंसिडर होगा, ना कि HTML। जबकि जो इनर HTML अगर आप सेट करेंगे तो ये ब्राउज़र इसको एज ए क्या समझेगा, एज ए HTML समझेगा, ठीक है। तो अगर आप आउटपुट भी देखते हैं
तो वो कुछ इस तरीके से होगा। देख रहे हैं जो पहला ये स्ट्रॉन्ग एचटीएमएल है, ये हमारा टेक्स्ट कंटेंट की वजह से है, जो कि पहला एलिमेंट था, राइट। हेलो, तभी ये ऊपर है। जो ये दूसरा था, ये जो यहाँ पे हमने इनर एचटीएमएल सेट किया था, यहाँ पे अगर आप जो ये एचटीएमएल टैग्स हैं ये स्ट्रॉन्ग, ये एज ए एचटीएमएल बिहेव होगा यहाँ पे, और ये अप्लाई हो जाएंगे इस टेक्स्ट में। तो ये आप देख रहे हैं हैप्पी यहाँ पे बोल्ड हो गया है। तो ब्राउज़र ने इनर एचटीएमएल को एचटीएमएल ही समझा है, ठीक है, और टेक्स्ट कंटेंट में उसको प्लेन टेक्स्ट समझा है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि भाई अगर मैं दोनों में मतलब एचटीएमएल ना लिखूं तो फिर दोनों का बिहेवियर सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टेक्स्ट कंटेंट को हैप्पी और इनर एचटीएमएल को भी हैप्पी, तो दोनों का बिहेवियर फिर सेम है, फिर वो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं उस केस में। पर ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट? वैसे तो मैं पिछले क्वेश्चन में काफ़ी डिटेल में बता ही चुका हूँ, बट थ्योरेटिकली देख लेते हैं एक बार, ताकि कोई पीडीएफ लेटर रेफ़र करे तो उसको जल्दी से रिवीजन हो सके। तो पहला तो डिफरेंस सिंपल है कि की इन ए मैप कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप इंक्लूडिंग स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने बताया था ये पहले भी कि किसी भी डाटा टाइप की हो सकती है। बट की इन रेगुलर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर लिमिटेड टू स्ट्रिंग्स एंड सिंबल ओनली। आप एरे को एज ए की नहीं रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को एज ए की नहीं रख सकते हैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ, ओके। दूसरा डिफरेंस है, ए मैप मेंटेन्स द ऑर्डर रिमेंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स एज दे वर इंसर्टेड। जिस ऑर्डर में आपने उसमें की वैल्यू डाले हैं, ऐड किए हैं मैप ऑब्जेक्ट में, आपकी मेमोरी में जावास्क्रिप्ट की उसी ऑर्डर में वो रहते हैं, और वो आप उसी ऑर्डर में रिट्रीव कर सकते हैं। बट इन रेगुलर ऑब्जेक्ट दैट इज़ रैंडम, देयर इज़ नो गारंटेड ऑर्डर ऑफ कीज़। ठीक है, तो आपने जिस सीक्वेंस में ऐड किए हैं, हो सकता है आपको जावास्क्रिप्ट में उस सीक्वेंस में ना रखे जावास्क्रिप्ट उनको मेमोरी में। तीसरा डिफरेंस है वो यूज़ है, बेसिकली ऊपर दोनों का कंसोलिडेशन। यूजफुल व्हेन कीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड इंसर्शन ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड योर एप्लीकेशन। ठीक है, आपको मेंटेन करना है ऑर्डर। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूजफुल व्हेन कीज आर ऑफ सिंपल स्ट्रिंग और सिंबल्स। सिंपल ऑब्जेक्ट है एंड देयर आर सिंपल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है, सिंपल प्रॉपर्टीज है, तो उसके लिए नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी है। व्हाट आर इवेंट्स? हाउ आर इवेंट्स ट्रिगर्ड? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि इवेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको, एक इलस्ट्रेशन। ओके, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, आपके पास एक बटन है यहाँ पे आपके वेब पेज पे, और जब यूज़र उसको क्लिक करता है तो होता क्या है, वो जो होता है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, राइट। आप जो चाहोगे एज ए डेवलपर वही होना चाहिए, राइट। तो जब यूज़र क्लिक करता है तो सेकंड होता है कि वो एक इवेंट क्रिएट होता है, ओके। और फिर आपने जो एक पीस ऑफ कोड लिखा है यहाँ पे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उस इवेंट के ट्रिगर होने पे। और फिर जो आपका ब्राउज़र में जो पेज है, वो जो इवेंट ट्रिगर होने के बाद, जो वो लॉजिक चलने के बाद वो अपडेट हो जाएगा। तो ये चार चीज़ें होती हैं व्हेन यू क्लिक ए बटन ऑन ए वेब पेज। तो अब कोड से देखें तो फॉर एग्जांपल ये है वो बटन, ID माय बटन इसका बटन है, ठीक है, HTML। अब आपको क्या करना है, पहले इस बटन का रेफरेंस किसी वेरिएबल में रख लेना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, गेट एलिमेंट बाय ID मेथड यूज़ किया, और ये बटन का एज ए पैरामीटर ID पास करके यहाँ पे हमें उसका रेफरेंस मिल गया। ये डॉक्यूमेंट का डोम का जो सबसे बेसिक जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है डॉक्यूमेंट। और ये जितने भी मेथड्स होते हैं ना, गेट एलिमेंट बाय ID, बाय क्लास नेम, ये सब इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के ही मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारी रिक्वायरमेंट थी कि जब कोई बटन पे क्लिक करे तो हम उसको मैनेज करें, हैंडल करें। तो हमने इस बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ये है मेन मेथड। तो ये मेथड का यूज़ करके ये दो पैरामीटर लेता है, एक तो ये इवेंट लेता है, ये जो क्लिक है ये इवेंट है, ओके। तो क्लिक पे आप चाहते हो कि कोई फंक्शन, कोई लॉजिक कॉल हो, तो वो लॉजिक ये है जिसकी बॉडी यहाँ पे लिखी है हमने अलग से। तो फिलहाल के लिए मैंने सिंपल अगर कोई बटन पे क्लिक करे तो अलर्ट आ जाए, बस एक लॉजिक लिख दिया है। तो ये हमारा जो हैंडल क्लिक है ये क्या है, इवेंट हैंडलर। और ये कॉल बैक फंक्शन भी है, क्योंकि
ये ऐड लिसनर क्या था, एक फंक्शन है, और इसमें एज ए आर्गुमेंट हमने ये हैंडल क्लिक जो खुद से एक फंक्शन है पास किया है। तो कॉल बैक मैं प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें मैं बता चुका हूँ, जब मैंने फंक्शंस एक्सप्लेन किए थे कि कॉल बैक क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या है फिर? कंक्लूजन है इवेंट्स आर एक्शंस दैट हैपेंड इन द ब्राउज़र सच एज बटन क्लिक, माउस मूवमेंट, कीबोर्ड इनपुट। जो भी आप एक्शन करते हो ना अपने माउस से, कीबोर्ड से, वो सब एक इवेंट हो जाते हैं। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी केवल क्लिक ही इवेंट होता है, और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ इवेंट बबलिंग इन जावास्क्रिप्ट? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। ठीक है, पहले तो आप ये देख लो, इसका नाम ही बबलिंग है। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी हमारे नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, अगर नाम का इंग्लिश का हिंदी में हमें पता हो ना कि वो है क्या, तो हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअली क्या बात हो रही है। ठीक है, इवेंट से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इवेंट क्या होते हैं, कुछ हो रहा है। ओके, कुछ एक्शन हुआ, कहीं इवेंट हुआ। बबलिंग, बबलिंग मतलब हाँ बबल, कुछ अंदर से बाहर बबल, जैसे बबल होता है ना, वैसे ही कुछ है ये। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, राइट, और ये नेस्टेड एलिमेंट्स हैं, मतलब एक एलिमेंट है आउटर, उसके अंदर है इनर, और उसके अंदर है हमारा बटन। तो ये एक तरीके से नेस्टेड एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब इवेंट बबलिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से आपका ये बटन है, इसके बाहर ही यहाँ पे ये इनर है, और उसके बाहर यहाँ पे ये आउटर डिव है। ठीक है, अब क्या इवेंट बबलिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो कहता है कि अगर आपने तीनों के साथ ऐड इवेंट लिसनर मेथड लगाया है कॉल करने के लिए, हैंडल करने के लिए इवेंट्स को, तो अगर आप क्लिक मी सबसे अंदर वाले बटन पे वो करेंगे क्लिक, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो है वो बाहर के डिव्स के एलिमेंट्स के को भी कॉल करेगा। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप कंसोल में, मैंने पहले ही लगा रखा है, तो पहले तो ये सबसे पहले बटन का इवेंट कॉल करेगा, उसके बाद उसके ऊपर वाले डिव का इवेंट कॉल करेगा, और उसके बाद ये आउटर के इवेंट कॉल कर देगा ऑटोमेटिकली। पर तीनों में इवेंट लगे होने चाहिए, मतलब आपने इवेंट तो एक ही ट्रिगर किया, बट 3 इवेंट ट्रिगर हो गए और अंदर से बाहर हुए, पहले माय बटन, फिर इनर, फिर आउटर। समझ गए? तो नहीं भी समझे तो दोबारा से इस तरीके से देख लो, आप चाहे तो इस तरीके से। तो ये बटन पे क्लिक किया था आपने, तो इसने ऑटोमेटिकली इसके जो पेरेंट था उस पे, और फिर उसका पेरेंट, फिर उसका पेरेंट, और उसका पेरेंट, इस तरीके से ये बबल जो है इवेंट क्लिक करता चला जाता है। पर बशर्ते हाँ आपके इवेंट लगे होने चाहिए। कोड दिखा देता हूँ फिर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा ये रहा। ठीक है, तो वो पहले तो हमने तीनों का वेरिएबल में रेफरेंस, जो हमारे पास इवेंट थे उनकी आईडी की हेल्प रेफरेंस ले लिया। अब हमने क्या किया, तीनों के उसमें ऐड इवेंट लिसनर कॉल कर दिया। आउटर में भी लिसनर, एक क्लिक इवेंट अटैच कर दिया हमने विद इवेंट हैंडलर, सेम इनर में भी किया और बटन में भी किया। ठीक है, ये मैंडेटरी है, तीनों में करना पड़ेगा। अगर आप पेरेंट में नहीं करेंगे इवेंट अटैच, तो पेरेंट का इवेंट कॉल ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें इवेंट है ही नहीं, राइट। अब फिर आपने लास्ट में, आप अगर आप यहाँ पे देखो, तो जब आपने बटन का ये क्लिक मी बटन पे प्रेस किया था, तो ये हैंडल बबलिंग कॉल हुआ था। ठीक है, इवेंट ऑब्जेक्ट आया था, और दिस डॉट आईडी, तो सबसे पहले माय बटन की आईडी यहाँ पे लॉग हुई। फिर क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इनर का इवेंट कॉल हो गया, फिर इनर की आईडी लॉग हो गई, फिर ऑटोमेटिकली ये आउटर का भी इवेंट कॉल हो गया, तो आउटर की भी आईडी लॉग हो गई। तो इस तरीके से ये है हमारी इवेंट बबलिंग, जहाँ पे हमें इनर को सबसे अंदर वाले को कॉल करेंगे चाइल्ड को, तो सब उसके ऊपर वाले अपने आप कॉल हो जाएंगे अगर उनमें इवेंट है तो। ये रहा कुछ थ्योरी। इवेंट बबलिंग इज द प्रोसेस इन जावास्क्रिप्ट वेयर एन इवेंट ट्रिगर्ड ऑन ए चाइल्ड एलिमेंट प्रोपागेट्स अप द ड्रॉम ट्री। ठीक है, प्रोपागेट्स मतलब ऊपर की तरफ जाता है, ट्रिगरिंग इवेंट हैंडलर्स ऑन इट्स पेरेंट एलिमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, चाइल्ड एलिमेंट पे ट्रिगर हुआ इवेंट, तो उसने प्रोपागेट होके पेरेंट्स एलिमेंट पे भी ट्रिगर कर दिया। ये था इवेंट बबलिंग। ऑल राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप में करेज और पेशेंस तो है इंटरव्यू क्रैक्स करने के लिए। बस आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको इंटरव्यू देते रहने हैं जब तक कि आप अपने गोल को पा ना लें।
और मेरी तरफ से बस एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपने शुरुआत नहीं करी है अभी तक इंटरव्यू देने की, तो शुरू कर दो। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इंटरव्यूज़ आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। इंटरव्यू से खाली हम लर्न नहीं करते हैं, बल्कि अगर आप सिलेक्शन हो जाए तो जो रिवॉर्ड होता है ना, वो बहुत ही बहुत बढ़िया होता है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी कुछ खोने के लिए है नहीं। देखो, अगर आप इंटरव्यू नहीं दोगे तो वो एक बहुत ही, क्योंकि आप ऑलरेडी मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़। आप एग्ज़ाम दे नहीं रहे हो तो आप ऑलरेडी फेल्ड हो गए हो उसमें। कंपनीज रुकेंगी नहीं, वो किसी और को हायर कर लेंगी और आगे बढ़ जाएंगी, आपके लिए इंतज़ार नहीं करेंगी। ठीक है। बट अगर आप इंटरव्यू दे के आप रिजेक्ट हो गए, इस केस में एटलीस्ट आपको कुछ सीखने को मिला, और नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू दोगे आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे। इन शॉर्ट, स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज़ एंड डू एक्सेप्ट माई दिस नेवर गिव अप चैलेंज अंटिल यू क्रैक द इंटरव्यू। जस्ट कमेंट्स बॉक्स में लिख दो, नेवर गिव अप। ओके। फाइनली, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। मैं सपोर्ट करता रहता हूँ, इंटरव्यूज से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जॉब वीडियोस में डालता रहता हूँ। और आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो बाय प्रेसिंग द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।